आज हम बात करने वाले एग्जाम्पल्स के बारे में। एग्जाम्पल्स जो हमने अतिसंयुग्मन प्रभाव पढ़ा था उसके एग्जाम्पल्स के बारे में। पहला एग्जाम्पल है आपका, एक एग्जाम्पल हम पिछले वीडियो में कर चुके थे। आज का पहला एग्जाम्पल है ये वाला, C डबल बॉन्ड C, इससे जुड़ा है आपका CH3 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 CH3। ये दूसरा है आपका C डबल बॉन्ड C CH3 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 H। फिर ये पहला ही है। पहले क्वेश्चन में हमें ये दिखाना है कि इन जो जितने भी यौगिक है उनमें सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा होगा। CH3 CH3 H H। और अगला है यौगिक आपका CH3 H H H। अब इसमें सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा यौगिक होगा ये हमें एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा स्थायी यदि हमें देखना है तो हमारे पास बहुत सारे तरीके। उन तरीकों में एक तरीका है अतिसंयुग्मित संरचना। क्या देख लिया जाए? अतिसंयुग्मित संरचना देख लिया जाए, जिसकी अतिसंयुग्मित संरचना जितनी ज्यादा बनेगी वह उतना ही अधिक स्थायी होगा। तो मुझे इसकी अतिसंयुग्मित संरचना देखनी होगी, इसकी देखनी होगी, इसकी देखनी होगी, इसकी देखनी होगी। अब अतिसंयुग्मित संरचना बनाने से अच्छा है कि हम क्या देख रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन देख ले। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही क्या होगी, आपकी अतिसंयुग्मित संरचना होगी। और जितनी अधिक अतिसंयुग्मित संरचना होगी उतना ही ज्यादा यौगिक स्थायी होगा। अब मुझे देखना है इस यौगिक में आपका अल्फा कार्बन। तो जिन कार्बन के मध्य क्या बन रहा है, आपका डबल बॉन्ड बन रहा है, उसे डिब्बे में बंद कर दीजिए इस प्रकार से आप। जिनके मध्य बन रहा है, यदि आपको अल्फा कार्बन गिननी हो तो कर दिए। अब देखिए इस डब्बे से कितनी कार्बन जुड़ी हुई है, 4। मतलब यहाँ पर कितनी अल्फा कार्बन है, 4 अल्फा कार्बन है। 4 अल्फा कार्बन है तो 3 3 3 3 मतलब कि 12 अल्फा हाइड्रोजन। कितने हो गए, 12 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर इस डब्बे से कितनी कार्बन जुड़ी है, 3। मतलब कि 3 आपकी क्या हो गई, आपकी 3 अल्फा कार्बन हो गई। अब 3 अल्फा कार्बन तो 3 3 6 9। तो आपकी जो अल्फा हाइड्रोजन हो गई वो कितनी हो गई, आपकी 9 हो गई। अब यदि हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे आपके डब्बे से 2 कार्बन जुड़े, 2 अल्फा कार्बन जुड़े, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अल्फा कार्बन हो जाएंगे। और 3 और 3 6 क्या हो जाएगी, आपकी अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगी। और यहाँ पर यदि बात करें, इन्हें आपको नहीं गिनना है। हाँ, इन H को नहीं गिनना है। क्यों? क्योंकि हमें केवल उन H से मतलब है जो कि अल्फा कार्बन से जुड़े हैं। ये अल्फा कार्बन से नहीं जुड़े। हाँ, इसके आगे यदि C लिखा रहता तो ये डब्बे से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन और इस अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी कार्बन नहीं है और कोई भी यदि अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन संभव ही नहीं है। यहाँ पे अल्फा कार्बन थे तो अल्फा हाइड्रोजन भी संभव है। अब यदि यहाँ बात करें तो इस कार्बन से, तो ये जो आपके डब्बे से कितने कार्बन जुड़े हैं, केवल 1 कार्बन। मतलब कि एक क्या है, आपका अल्फा कार्बन है। और आपके अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, फिर 3 हो जाएंगे। तो देखिए सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन संख्या कितनी है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है। अब 12 यदि अल्फा हाइड्रोजन तो 12 अतिसंयुग्मित संरचना बनेगी। 9 अल्फा हाइड्रोजन तो 9 अतिसंयुग्मित संरचना बनेगी। 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो 6 अतिसंयुग्मित संरचना। और यदि 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 अतिसंयुग्मित संरचना बनेगी। मतलब सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा, जिसकी अतिसंयुग्मित संरचना ज्यादा स्थायी होगी। तो जिसकी अतिसंयुग्मित संरचना सबसे ज्यादा होगी तो सबसे ज्यादा अतिसंयुग्मित संरचना किसकी ज्यादा है, इस वाले यौगिक की। अतः इसमें जो आपका सबसे अधिक यौगिक स्थायी होगा वो होगा आपका ये वाला। कौन सा यौगिक, ये वाला सबसे अधिक स्थायी होगा। अब यही क्वेश्चन दूसरे प्रकार से भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। हाँ, देखना आपका यहां हो जाएगा आपका CH3। अब हमें यहां बताना है स्थायित्व कि सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा यौगिक होगा, हमें वो देखना है। अब यहाँ भी यदि हमें स्थायित्व देखना है तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें देखना होगा कितनी अतिसंयुग्मित संरचना बन रही है। और अतिसंयुग्मित संरचना देखनी है तो हमें देखना होगा अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि जितनी अल्फा हाइड्रोजन उतनी अतिसंयुग्मित संरचना, और जितनी अधिक अतिसंयुग्मित संरचना वो यौगिक उतना ही अधिक स्थायी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपकी अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, आपकी 12 है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितनी है आपकी, यदि मैं बात करूं तो कितनी है, 9 है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितनी है आपकी, 6 है। और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितनी है आपकी, 6 है। अब यदि देखिए अल्फा हाइड्रोजन संख्या यहाँ भी 12 है,
यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है। अब देखिए यहाँ दो ऐसे केस मिल रहे हैं जब आपके जो यौगिक है, जो आपका यौगिक है उसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या है, इक्वल है। उसमें क्या है, इक्वल है। यदि हम इन दोनों की बात करें तो कौन ज्यादा स्थायी होगा, 12 वाला, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है मतलब अतिसंयुग्मित संरचना ज्यादा होगी, और यदि अतिसंयुग्मित संरचना ज्यादा होगी तो ये ज्यादा स्थायी होगा इन दोनों को यदि मैं कंपेयर करूं तो। लेकिन यहाँ इन दोनों को यदि मैं कंपेयर करूं तो यहाँ क्या हो रहा है आपका, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 6 है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 6 है। तब यहाँ आपको एक नया कॉन्सेप्ट लगाना रहता है। यदि इस प्रकार की परिस्थिति एग्जाम में आ जाती है कि केवल एग्जाम में आपको ये दो ही यौगिक दिया जाए और बोला जाए कि कौन अधिक स्थायी होगा, तो आपको इसमें देखना है समावयवता का कॉन्सेप्ट लगाना है। इसमें समावयवता में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक होती है सिस समावयवता, आपकी होती है एक सिस समावयवता, और एक होती है ट्रांस समावयवता। इसमें क्या होता है, देखो समावयवता का मतलब क्या होता है, समावयवता का मतलब होता है कि आपके यौगिकों का अणुसूत्र वही होगा। देखो यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3 4, यहाँ भी कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 ही हाइड्रोजन है। यहाँ भी गिनो 3 4 5 6 7 8, 8 ही हाइड्रोजन है, 8 ही कार्बन है। अणुसूत्र बिल्कुल समान है, लेकिन इनकी संरचना कैसी है, अलग अलग है। मतलब यहाँ में क्या देखने मिलेगी, समावयवता देखने मिलेगी। अब यहाँ ये जो समावयवता है, ये समावयवता कहलाती है आपकी सिस समावयवता। कौन सी समावयवता कहलाती है, सिस समावयवता। ये वाली जो समावयवता है सिस, और ये वाली जो समावयवता है वो क्या कहलाती है, ट्रांस समावयवता कहलाती है। कौन सी समावयवता, ट्रांस समावयवता कहलाती है। अब देखो ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ जो CH3 ना वो आमने सामने, इसलिए मैंने क्या बोला इसे सिस समावयवता। और ट्रांस का मतलब होता है जब दोनों CH3 एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। देखो एक दूसरे के विपरीत है। अब हमेशा याद रखना, जहाँ सिस समावयवता दिखे, ट्रांस समावयवता दिखे, तो कौन सा यौगिक अधिक स्थायी होगा, वो यौगिक अधिक स्थायी होगा जिसमें ट्रांस समावयवता होगी। किसमें, जिसमें कि ट्रांस समावयवता होगी। तो यदि मैं इन दोनों की बात करूं तो कौन सबसे ज्यादा स्थायी होगा, ये वाला यौगिक क्या होगा आपका, सबसे ज्यादा स्थायी होगा। कौन सा अधिक होगा, सबसे ज्यादा जो स्थायी होगा वो होगा आपका ये वाला यौगिक, क्योंकि इसमें आपकी कौन सी, ट्रांस समावयवता। अब इसका कारण क्या है, देखो जो आपका CH3 है, ये क्या एक प्रकार के समूह है, क्या एक प्रकार से प्रतिस्थापी समूह है। और जब प्रतिस्थापी समूह एक दूसरे के ऐसे पास पास रहते हैं तो उनके मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण ज्यादा होता है। हाँ, और हम सभी जानते हैं प्रतिकर्षण से क्या होता है, प्रतिकर्षण से ऊर्जा ग्रहण की जाती है। हमेशा याद रखना केमिस्ट्री में जब भी प्रतिकर्षण होगा तो यौगिक के अंदर ऊर्जा आएगी, और जब भी प्रतिकर्षण और जब भी आकर्षण होगा तो ऊर्जा निकलेगी। अब देखो प्रतिकर्षण हुआ, ये दोनों पास पास में, तो ज्यादा प्रतिकर्षण होगा। अब प्रतिकर्षण क्यों होगा, क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपका प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को, इसलिए इसके भी पास इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए पास इलेक्ट्रॉन है, साथ में पास पास भी है, इसलिए क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और जितना अधिक प्रतिकर्षित करेंगे उतना ही इन्हें अधिक ऊर्जा देनी होगी, और जितनी ऊर्जा इन्हें मिलेगी वो उतना ही अधिक क्या हो जाएंगे, अस्थायी हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी स्थायी कब बन पाता है, जब ऊर्जा कम होती है उसकी, जब ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। अब देखिए इस केस में क्या है, आपके जो ये प्रतिस्थापी समूह है एक दूसरे से बहुत दूर है, मतलब दूर दूर है, मतलब इनमें प्रतिकर्षण तो होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना कि यहाँ होगा। तो यहाँ में ऊर्जा तो देनी होगी, लेकिन कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। कम ऊर्जा देनी होगी तो ये इसकी तुलना में ज्यादा स्थायी होगा। क्या होगा, इसकी तुलना में ज्यादा स्थायी होगा। यही कारण है कि जहां भी आपके ट्रांस समावयवता देखने मिलते हैं, ट्रांस मतलब एक दूसरे के ऐसे विपरीत होंगे, मतलब कि ये ऊपर ये नीचे, ये देखो ऊपर ये नीचे, तब हमें यहाँ क्या देखने मिलेगी, ऐसे ट्रांस समावयवता। सिस समावयवता का मतलब होता है कि जब एक ही डायरेक्शन में, देखो ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो इस प्रकार की समावयवता कहलाती है सिस, और ये कहलाता है ट्रांस। और ज्यादा स्थायी कौन होता है, ट्रांस समावयवता होती है। मतलब यदि मैं इन दोनों यौगिकों की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा होगा आपका, सबसे ज्यादा स्थायी होगा आपका ये वाला C डबल बॉन्ड C CH3 H, और ये हो जाएगा H, ये ज्यादा स्थायी होगा। उसके बाद कौन स्थायी होगा आपका, ये वाला सबसे कम स्थायी होगा, ये वाला यौगिक C डबल बॉन्ड C CH3
ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा H। ज्यादा स्थायी कौन है आपका? ये वाला ज्यादा स्थायी। हाँ, अब देखिए इन दोनों में कौन स्थायी है सबसे ज्यादा? इन दोनों में सबसे ज्यादा स्थायी है 12 वाला, उसके बाद है 9 वाला। अब हमें केवल इन दोनों में कंपैरिजन करना था। इन दोनों में भी जब हमने कंपैरिजन किए तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन निकला आपका? ये वाला निकला। अब हम वही कॉन्सेप्ट वापस आ जाएंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट हमें कब लगाना है? जब आपका अणुसूत्र बिल्कुल समान हो, जितने अल्फा कार्बन हो उतने ही आपके अल्फा हाइड्रोजन, तब हमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, जो कि हमने लगाकर देख लिए तो ज्यादा स्थायी अब मिला। फिर से वही अल्फा हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट में आ गए। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितनी है? 9 है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितनी है आपकी? 6 है। तो अधिक स्थायी कौन होगा आपका? ये वाला यौगिक अधिक स्थायी होगा। तो ये वाला यौगिक आ जाएगा आपका CH3 आपका आ जाएगा CH3H। अब 9 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये थोड़ा ज्यादा स्थायी होगा इसकी कंपैरिजन में। फिर आ जाता है आपका 12, तो ये होगा आपका सबसे अधिक स्थायी। ये हो जाएगा आपका सबसे अधिक स्थायी। ये तो मतलब यदि हमें किसी भी यौगिक का स्थायित्व देखना है तो अल्फा हाइड्रोजन देख लो, जितने वो ज्यादा होंगे उतना ज्यादा यौगिक स्थायी। अब यदि अल्फा हाइड्रोजन समान आ जाए तो आपको क्या देखना है? सिस और ट्रांस देखना है। जहां सिस बनेगा वो कम स्थायी होगा और जहां ट्रांस बनेगा वो ज्यादा स्थायी होगा। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स।